मुंबई में महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गुरुवार की शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच जब महिला पत्रकार अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेलवे ट्रैक के पास फोटोग्राफी कर रही थी, उसी वक्त परमिशन दिलाने के नाम पर बंद पड़े मिल में दो लोग उसे लेकर जाते हैं और उसके साथ गैंगरेप करते हैं, जबकि उसके बॉयफ्रेंड को बाहर ही बंधक बनाकर रखा जाता है। गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल भी रात करीब 12 बजे पीड़िता से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेने की बात कही है। बड़ी गंभीरता से इस घटना की जांच की जाएगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नवविवाहिता को नौकरी दिलाने के नाम पर पिस्टल की नोक पर बलात्कार किया गया। रेप की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। बल्लभगढ़ के रहने वाली युवती की शादी कुछ महीने पहले हुई थी और वो हनीमून के लिए मसूरी गए थे, जहाँ इनकी मुलाकात नजफगढ़ निवासी मोहित, विकास और संजू से हुई और वापस लौटने के बाद भी इन लोगों की फोन पर बात होती रही। इसी बीच पीड़िता ने अपनी और अपने पति की नौकरी लगाने की बात इन लोगों से की, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें नौकरी देने के नाम पर बुलाया और पति को इंटरव्यू के लिए भेज दिया। फिर पिस्टल की नोक पर नवविवाहिता के साथ बलात्कार किया। नाबालिग लड़की के लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोप के बाद आसाराम बापू पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। जोधपुर पुलिस उनसे किसी भी समय पूछताछ कर सकती है और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी कर सकती है। आसाराम बापू के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। हालांकि मामला जोधपुर का था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इसे जोधपुर पुलिस को सौंप दिया। शिकायत में कहा गया कि 15 अगस्त को जोधपुर आश्रम में लड़की का यौन शोषण किया गया। पीड़िता वहां इलाज के लिए गई थी। पुलिस के मुताबिक आसाराम बापू इलाज के बहाने लड़की को एकांत में ले गए और रेप किया। आसाराम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन कानून के शिकंजे से अभी तक आसाराम दूर है। हालांकि आरोपों के दबाव के बीच उन्होंने अपने भक्तों के सामने मामले पर सफाई पेश की है। आसाराम ने दावा किया कि आरोपी ने जिस तारीख की बात की है, उस तारीख पर वो जोधपुर आश्रम में नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सच सबके सामने आएगा। आसाराम ने सफाई देते हुए कहा है कि सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। यूपी सरकार की पाबंदी के बावजूद अयोध्या के आसपास 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के ऐलान से सियासत गर्मा गई है। कड़ा संदेश देते हुए यूपी सरकार ने कहा है कि वो यूपी को गुजरात नहीं बनने देगी। वहीं बीजेपी खुलकर वीएचपी के साथ खड़ी हो गई है और माहौल को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। अयोध्या से जुड़ने वाले 6 जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर पुलिस बल का भी इंतजाम किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने 25 अगस्त से 84 कोस की परिक्रमा करने का ऐलान किया है। लिहाजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या सुरक्षा बलों से घिर गई है। मिशन 2014 की तैयारियों में जुटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर भारत कंप्यूटर है तो कांग्रेस इसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है। राहुल गांधी ने पार्टी राज्य इकाइयों, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश के मूल तत्व को समेटे हुए है। ऐसे में जब बीजेपी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं, राहुल ने अपनी पार्टी के लोगों को सलाह दी है कि बेवजह गुस्से और आक्रामकता से परहेज करें। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा देश गुस्से और आक्रामकता को पसंद नहीं करता। कांग्रेस भारत के स्वभाव को प्रकट करती है। यहाँ गुस्से और आक्रामकता को पसंद नहीं किया जाता। इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं की पाठशाला में मोदी ने भी आक्रामकता से बचने की नसीहत दी थी। ब्रिटेन ने कहा है कि मोदी के साथ संपर्क का मतलब उनका समर्थन करना नहीं है। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर जेम्स बेवन ने कहा है कि उन्हें मोदी से या उनके अतीत से कोई लेना देना नहीं है और किसी तरह के संपर्क का मतलब उनका समर्थन करना नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के बाद बेवन ने वहां मौजूद एक ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान ये बातें कही। बता दें कि ब्रिटेन के 2 मुख्य राजनीतिक दल लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ने मोदी को आधुनिक भारत के भविष्य पर बोलने के लिए लंदन बुलाया है। बेवन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक निजी निमंत्रण है जो गुजरात के मुख्यमंत्री को ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने दिया है। ब्रिटिश संसद के सदस्य जिसे बुलाना चाहें उसे बुलाने के लिए वे स्वतंत्र हैं। We have a particular interest in a trial relating to the deaths of 3 British nationals who were killed in the Gujarat riots in 2002, and we want justice for those 3 citizens. अमिताभ बच्चन ने यूट्यूब पर जारी एक वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अमिताभ अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की ओर से ऑनलाइन विरोध जताए जाने के बाद राजकोट के एक संगीतकार ने इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की बात स्वीकार की है और माफी मांगी है। गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ ने कहा कि वीडियो में एक आवाज में छेड़छाड़ की गई है जो उन्होंने 2007 में लीड इंडिया अभियान के लिए दी थी। उन्होंने इस वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह गैर कानूनी है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की कोर्ट में पेशी आज गवाह के रूप में हो सकती है। वहीं गुरुवार को रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी 2G मामले में सीबीआई के गवाह के रूप में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। इसके पहले अदालत ने उनकी गवाही स्थगित करने के रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड यानी आरटीएल की अपील खारिज कर दी थी। अनिल ने कोर्ट को बताया कि उनके ग्रुप में कई कंपनियां हैं और हर कंपनी से जुड़ी जानकारी उनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी ओर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अनिल अंबानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित आरटीएल 2G मामले में मुकदमे का सामना कर रही है। कोयला मंत्रालय ने कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित फाइलों के बारे में सीबीआई को बताया है कि इनकी तलाश की जा रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने ये नहीं कहा कि फाइलें गुम हैं, बल्कि उसे सूचित किया है कि रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है। उसने कहा कि बीते 14 अगस्त को मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच के लिए जरूरी फाइलों की सूची दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि 225 फाइलों की मांग की गई है और बहुत सारी फाइलें सीबीआई को पहले ही मुहैया कराई जा चुकी है। मंत्रालय के पत्र में उन फाइलों की सूची दी गई है जिन्हें तलाश किया जा रहा है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा है कि वो 27 अगस्त तक उच्चतम न्यायालय को उन फाइलों के बारे में सूचित करेंगे जो अभी तक मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के केरनी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी की गई। पाक सेना की ओर से गुरुवार को भारतीय चौकी पर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 2 महिलाएं जख्मी हो गईं। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग पर भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। रक्षा प्रवक्ता कर्नल आर.के. पाल्टा के मुताबिक पाकिस्तानी थल सेना के जवानों ने गुरुवार को पुंछ में अग्रिम चौकियों पर छोटे और स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पार से की गई फायरिंग की वजह से भारतीय जवानों को पलटवार करने पर मजबूर होना पड़ा। आगे थे ना हम खड़े, ये भी थे, मैं भी खड़ा था। अचानक फायर आया 2-2:30 बजे, तो बस गोली लगी। पाक संसद ने सीमा पर हुई गोलीबारी मामले में गुरुवार को एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में पास किया गया, जिसमें गोलीबारी की घटना को आक्रामक करार देते हुए इसकी निंदा की गई। इसके अलावा इसमें भारत के साथ रचनात्मक रिश्तों की अपील भी की गई। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री राना तनवीर की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में गोलीबारी की हालिया घटनाओं और सीज फायर उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा ही एक और प्रस्ताव पास किया था जिसमें भारत की निंदा की गई थी, जिसके बाद भारत की संसद में भी पाकिस्तान के प्रति निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को थामने के लिए सरकार के पास विकल्प काफी सीमित है। सरकार गिरते रुपए को थामने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के खजाने से एक सीमा तक ही डॉलर निकालकर मार्केट में बेच सकती है। इस मामले में सरकार ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। उसे इम्पोर्ट बिल चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा का इंतजाम रखना है। यही वजह है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने साफ कर दिया है कि रुपए के विनिमय दर के बारे में सरकार किसी खास लक्ष्य को लेकर नहीं चल रही है। चिदम्बरम ने कहा है कि फिलहाल पूरा ध्यान रुपए में स्थिरता लाने पर दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश होगी कि रुपए में गिरावट के दौर को थामा जा सके। इसके बाद रुपए को डॉलर के मुकाबले उचित स्तर पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुंबई में एक बार फिर आंगड़ियों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। रेलवे पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जो 1 करोड़ से ज्यादा के हीरे बिना ऑक्ट्रॉय भरे मुंबई से बेंगलोर ले जा रहे थे। पुलिस ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हीरे बरामद किए हैं। जब 3 आंगड़िया कैलाश तिवारी, भारत भाई पटेल और शैलेंद्र कुमार सिंह हीरो को ट्रेन में बेंगलोर से ले जाने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि ये तीनों आंगड़िया अक्सर करोड़ों के हीरे और पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। पुलिस ने जब इन्हें हिरासत में लिया तो इनके पास न तो ऑक्ट्रॉय भरने का कोई सबूत था और न ही हीरे से संबंधित कोई कागजात। हीरे की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। हीरे की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 20 हजार बताई जा रही है। फिलहाल रेलवे और इनकम टैक्स विभाग मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के लौंदा गांव के सामने NH2 पर 2 जिंदगियां 4 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ती रहीं। दरअसल चंदौली से वाराणसी को जा रहा सरिये से लदा एक ट्रेलर जब लौंदा गांव के सामने पहुंचा तो एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया और उस पर लदा सरिया ट्रेलर के केबिन में जा घुसा, जिसमें ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंस गए। इन दोनों की चीख पुकार सुनकर काफी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए, लेकिन सरिये के बीच दोनों इस कदर फंसे थे कि उन्हें निकालने के लिए हर कोई नाकामयाब हो रहा था। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद गैस कटर की मदद से केबिन को काटकर दोनों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। वाराणसी के चिरई गांव के पास एक बस और ऑटो में टक्कर से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल गाजीपुर से आ रही तेज रफ्तार बस की सामने से आ रहे ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला और एक बच्चा भी है। आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर उसके मालिक की तलाश में जुट गई है।
गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक महिला ने अपनी बहादुरी से लुटेरों को सबक सिखा दिया। दरअसल एसएसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर एक ऑटो गैंग ने एक महिला से चेन छीनी, फिर उसे ऑटो से धक्का देकर वहां से भाग निकले। लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया और शोर मचाया, जिसके बाद एसएसपी ऑफिस के बाहर तैनात कुछ सिपाहियों ने 2 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मैंने गला देखा, गला मेरा नंगा, मैंने देखा सब सौ पैसा तो मैंने मार दी, तो मैं भाग गई उनके पीछे, पचास तक यही भगा के, तेज गाड़ी कर 4 दिन की गाड़ी एकदम पकड़े 3 साल पकड़े 2 पुलिस